जो हमारे 4 वेदों की रचना की गई तो उसमें ज्योतिष भी था। ज्योतिष को भगवान विष्णु की आंखें कही गई हैं। आंखें ही क्यों इनको कहा गया? क्योंकि आंखें हमें रास्ता दिखाती है। हमने अभी जन्म लिया, हमारा कर्म शुरू भी नहीं हुआ और हमें कुंडली देकर भेज दिया। क्या आपके जीवन में ये सब हो रहा है? कैसे? ये जो हमने अपने पिछले जन्मों में कर्म किए हुए हैं, वो कर्मों का पूरा हिसाब किताब जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरे संसार की रचना की है, उन्होंने उन सब के लेखा जोखा रखकर हमें उन ग्रहों, नक्षत्रों, उन दशाओं, उन सब के साथ हमें वही चीजें देकर पैदा किया है कि आप जाइए और अब आपका जीवन इस तरह से घटित होना है। जब शादियां होती हैं तो राशियां मिलाई जाती हैं, कुंडली मिलाई जाती है कि अष्टकूट के नियम बताए गए हैं कि पूरे 36 गुण मिलने चाहिए। मैं इस अष्टकूट में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती। भगवान राम और सीता जी की कुंडली मिलाई गई थी, कोई कुंडली नहीं मिली। अच्छा, उनकी कुंडली नहीं मिली थी? नहीं, कहाँ उनकी कुंडली कहाँ मिली? धनुष तोड़ा, स्वयंवर हो गया। उसमें से एक चार्ट होता है D9। जब भी हम किसी की मैरिड लाइफ के लिए डिसीजन लें तो हम सबसे पहले D9 को जरूर सेलेक्ट करें। मांगलिक होना कोई बुराई नहीं है। शनि कभी किसी पर भारी नहीं होते, क्योंकि कर्म के देवता हैं, दंड अधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं। हर इंसान की महादशाएं चलती हैं। 2-3 महीने में किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली जरूर मैच करें। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश ठाकुर। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, मिस आकांक्षा गौतम, हु इज एन एस्ट्रोलॉजर। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सी यू आफ्टर द पॉडकास्ट। प्रणाम आकांक्षा जी, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट द मेंटालिटी के लिए। जो पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल बट रियली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुंडली क्या होती है और इसका कैसा इफेक्ट करता है लोगों पे। देखिए, सबसे कुंडली समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष को हम जब हमारे 4 वेदों की रचना की गई तो उसमें ज्योतिष भी था। ज्योतिष को भगवान विष्णु की आंखें कही गई हैं। अब आंखें ही क्यों इनको कहा गया? क्योंकि आंखें हमें रास्ता दिखाती है। वो हमें रास्ता दिखा रही हैं, ऐसे ही ज्योतिष हमारा मार्गदर्शक है। अब आ जाइए कि कुंडली क्या है। जिस समय कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय ग्रहों की, नक्षत्रों की एक सिचुएशन बनी होती है। वो सिचुएशन का जब एक चक्र बनकर सामने आता है और व्यक्ति का जन्म होता है, वो चक्र उस व्यक्ति की कुंडली होती है। बहुत सरल शब्दों में ये इतनी सी बात है कुंडली की, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा विस्तार है कुंडली जी। हमने अभी जन्म लिया, हमारा कर्म शुरू भी नहीं हुआ और हमें कुंडली देकर भेज दिया। क्या आपके जीवन में ये सब हो रहा है? कैसे? ये कहाँ से आया? ये जो हमने अपने पिछले जन्मों में कर्म किए हुए हैं, वो कर्मों का पूरा हिसाब किताब जो ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे भाग्य विधाता, हमारे जिन्होंने पूरे संसार की रचना की है, उन्होंने उन सब के लेखा जोखा रखकर हमें उन ग्रहों, नक्षत्रों, उन दशाओं, उन सब के साथ हमें वही चीजें देकर पैदा किया है कि आप जाइए और अब आपका जीवन इस तरह से घटित होना है। कुंडली बनी, कुंडली में सबसे बड़ी चीज क्या होगी? आपका लग्न हो गया, आपकी राशि हो गई, आपके नक्षत्र हो गए, और इसी एक कुंडली से 16 वर्ग और से तैयार होते हैं, जिनको हम षोडश वर्ग कहते हैं, जिसमें हमारा D1, D9, D10, D40 काफी सारे हमारे पूरे 16 चार्ट हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ की हर एक फील्ड का डिसीजन बड़ी डीपली हम ले सकते हैं। तो ये हमारी कुंडली है, जो ऊपर सृष्टि में ग्रहों की स्थितियां बनी हैं। जिस समय व्यक्ति जन्म ले रहा है, वो जो चक्र एक बना, वो जो चक्र है वो हमारी कुंडली। अभी आपने मेंशन करा कि जैसे किसी का जन्म हुआ और वो तभी वो स्टार जैसे वो अलाइन हो जाते हैं और उसकी वजह से वो नक्षत्र बन जाते हैं,
तो ये सिर्फ जैसे हमारे कल्चर के स्पेसिफिक है या फिर ये किसी के लिए भी वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड, तो कोई जैसे कोई अमेरिकन है उनकी भी कुंडली बन सकती है? उनकी भी कुंडली बनती है, हर किसी की कुंडली बनती है। और आजकल तो फॉरेनर्स तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें जी कि मैं आपको क्या ही बताऊं, हमारे तो लोग संस्कृति भूलते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति वो बनाते जा रहे हैं। ये तो है। कुंडली में जो लगन होता है इसका क्या महत्व है और ये हमारे जीवन में को कैसे प्रभावित करता है? जो लग्न है, लग्न से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। जी जी ठीक। और हमारी 12 ही राशियां हैं। जी मेष, वृष, मिथुन, जी कर्क, सिंह, कन्या, ये इस तरह से पूरी हमारी ये 12 राशियां। जी जी जी। तो 24 घंटे में से 2-2 घंटे हर राशि को लग्न के रूप में भगवान ने दे दिए कि ये 2 घंटे मेष का, 2 घंटे वृष का। अब कब किस समय किसका कैसा बैठना है ये फिर एक अलग बहुत साइंस है इसकी। लेकिन जो उस 2 घंटे में माना किसी का मिथुन लग्न है और उस पीरियड में माना रात को 11:30 बजे का जन्म है और उस समय मिथुन यानी कि नंबर 3 लग्न का चक्र बना है, तो हम क्या कहेंगे कि ये मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न है। ये इस व्यक्ति का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, यानी कि उस समय जो कुंडली के चक्र के भाव हैं, जो पहला भाव है वहां पर हमारी मिथुन राशि उदय हो रही थी जी जिस समय इस व्यक्ति का जन्म हुआ। जी। अब आप आ जाइए कि लग्न का महत्व क्या है। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा महत्व लग्न का ही है, क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप है, पर्सनली आप है। लग्न आपका शरीर है, लग्न आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी विचारधारा, आपका चरित्र, आप जो क्या करने वाले हैं खुद में जो है वो लग्न है। लग्न हमारे किस भाव में, किस स्थिति में कैसा बैठा है ये डिपेंड करता है उस लग्न लॉर्ड पर। जैसे मिथुन के लॉर्ड कौन हो गए? बुध हो। बुध। अब वो बुध कहाँ जाकर बैठे हैं डिपेंड करती है ये चीज। वृष लग्न है, वृष के लॉर्ड हो गए शुक्र, और वो अपनी उस कुंडली में शुक्र किस पोजीशन में कहाँ बैठे हुए हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी लग्न की इतनी स्पेशलिटी है कि लग्न जहां बैठता उस भाव को अपना बल देगा ही देगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में। उसको अपनी हर दिक्कत से, हर मुसीबत से जी बहुत अच्छे से, सपोज माना किसी का लग्न का स्वामी जाकर 10th हाउस में 10वें भाव में बैठ जाए, तो 10वां घर हम कर्म का भाव कहते हैं। तो अगर लग्न का स्वामी 10वें घर में जाकर बैठ जाएगा तो ये इंसान बेहद ज्यादा करियर की तरफ फोकस जो होगा, अपने काम की तरफ फोकस जो होगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में होगा। अच्छी कंडीशन में है तो इजीली अपने काम को चलाता चला जाएगा, अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो भी वो अपने काम में लगा रहेगा और ये सोचेगा मैं किस तरीके से अपने इस काम को निकाल कर बाहर लूं। जी, ये लग्न की महत्वता है। जी। जो जब शादियां होती हैं तो राशियां मिलाई जाती हैं, कुंडली मिलाई जाती है, उसका क्या महत्व होता है और हम क्यों और करते क्यों हैं और इसका महत्व क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अष्टकूट का नियम कहा जाता है इसको, कि अष्टकूट के नियम बताए गए हैं कि पूरे 36 गुण मिलने चाहिए, ये होना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं यश जी, मैं इस अष्टकूट में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती। क्यों? ऐसा क्यों? भगवान राम और सीता जी की कुंडली मिलाई गई थी जी, कोई कुंडली नहीं मिली। अच्छा, उनकी कुंडली नहीं मिली थी? नहीं, कहा उनकी कुंडली कहाँ मिली? धनुष तोड़ा, स्वयंवर हो गया। अच्छा, चलिए यहाँ पर एक मिथ और आप एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि भाई वो तो भगवान का अवतार थे, उनकी कुंडली क्यों मिलाई जाती? अर्जुन और सुभद्रा, प्रेम विवाह हुआ उनका। अब हम यहाँ पर एक चीज ये समझेंगे कि तो फिर भी लोग कुंडली मिलाना चाहते हैं, ऐसा किस लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे कुंडली में 16 वर्ग चार्ट होते हैं, उसमें से एक चार्ट होता है D9। जब भी हम किसी की मैरिड लाइफ के लिए डिसीजन लें तो हम सबसे पहले D9 को जरूर सेलेक्ट करें। D9 थोड़ा सा एक्सप्लेन इसमें करेंगे हम नवमांश। एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है नवमांश कुंडली।
नवमांश कुंडली के बिना हमारे, वैसे तो नवमांश कुंडली इतनी इम्पोर्टेंट कुंडली है कि हम किसी भी फील्ड का अगर डिसीजन लेना चाहें हम इसके बिना नहीं लेंगे, है ना। अगर लग्न के साथ तो हमें भगवान ने भेज दिया कि ये कुंडली है, लग्न कुंडली ये है आपकी, मगर वो तो बीज है, इस बीज का फल कैसा आएगा जी। इस पर माना आम लगाया है तो आम बढ़िया बढ़िया वाला आएगा या सड़ जाएगा, जी जी जी, ये बताएगी नवमांश जी। लेकिन अगर स्पेशल हमें मेरिट के लिए देखना है, मैरिज के लिए देखना है, उसके लिए आप सबसे पहले D9 जरूर चेक करें। और एक चीज और है इसमें जी, चतुर्थ भाव जो होता है कुंडली का, ये हमारा सुख का भाव, क्या आप सुखी कितने हैं। मंगल मंगलकारी है, मंगल ग्रह मंगलकारी ग्रह है। लोगों ने इसको कहीं कैसा कैसा बनाया, मगर जहां तक मुझे समझ आया, जितना मैंने अपने गुरु से सीखा, मंगलकारी है। अगर किसी व्यक्ति के चौथे भाव से केंद्र में कहीं भी मंगल आ रहा हो, केंद्र मतलब 4th हाउस से अगर माना 7th में, 10th में या लग्न में मंगल आ रहा होगा, या ट्राइन में, ट्राइन मीन्स 5वें और 9वें घर में, आंख मूंद कर उस लड़के के लिए मैं या लड़की के लिए कहूंगी कि शादी कुछ भी हो, ये लड़का है लड़की निभा जाए। अच्छा, ये निभा जाए जी जी। सिर्फ अगर अष्टकूट में इम्पोर्टेंस, अगर नाड़ी के लिए भी कहते हैं भाई नाड़ी एक जैसी नहीं होती, ये सिर्फ एक चीज के लिए होता है। अब आजकल टेस्ट होने लगे ब्लड ग्रुप, पहले तो नाड़ी का ही होता था, ब्लड टेस्ट होते थे, नाड़ी देख लिया जो कि संतान के लिए सही रहेगा, कैसा रहेगा। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा बहुत समझती हूँ, बकुट, ये अष्टकूट के नियम में आता है। बकुट को अष्टकूट में पूरे 7 पॉइंट दिए गए। 7 पॉइंट देने का मतलब ये है कि अगर लड़का या लड़की की मैचिंग में 7 नंबर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की मानसिकता आपस में मैच करेगी। अब मानसिकता क्यों? अब मानसिकता है क्यों? मानसिकता इसलिए क्योंकि बकुट हम चंद्र से चेक करते हैं जी, और चंद्र मन का कारक है। अच्छा, और मन यानी कि हमारी मानसिकता, जी। ये है पूरा। जैसे हम बोलते हैं, किसी को पत्री हमने दिखाई या शादी के टाइम पे या जो भी है, बोलते हैं कि इसमें दोष है। हाँ, तो उस दोष का मतलब क्या होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट है? अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया, उसके फायदे हैं, या कुछ गलत दोष अगर है तो कुछ गलत ही होगा, तो इसका क्या मतलब होता है? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है, दोष में जो सबसे ज्यादा काउंट किए जाते हैं वो 2 दोष किए जाते हैं। पहला तो मांगलिक दोष। जी जी, मैं वही अगला क्वेश्चन वही था, मैं वही पूछ रहा था, मांगलिक। हाँ, एक तो मांगलिक दोष एंड द सेकंड इज नाड़ी दोष। इसी में ही सब दुनिया घूम रही है। नाड़ी का डिसीजन हम लेते हैं नक्षत्रों से। नक्षत्रों के किसी का अगर दो लड़के या लड़की का एक ही नक्षत्र में जन्म होता है तो कह देते हैं भाई दोष है कुंडली में। और एक आ गया मंगल दोष। मंगल की कहानी मैंने आपको भी बताई है कि क्या है। मांगलिक होना कोई बुराई नहीं है, सिर्फ मांगलिक का असर कहीं बताया जाता है कि 27 साल तक रहेगा, कोई कहेगा 32 साल तक, लेकिन जो मेरा अपना प्रैक्टिकल आया है, मंगल का जो दोष काउंट किया जाता है, एक्चुअली ये दोष नहीं है, ये मंगल की पोजीशन है। अगर मंगल किसी के लग्न में, चतुर्थ में, तृतीय में, अष्टम में या 12वें घर में बैठ जाए, भाव में बैठ जाए, तो उसको मांगलिक का टप्पा लगा देते हैं, भाई ये मांगलिक हो गया। और अगर दोनों मांगलिक हो गए फिर क्या होगा? उसको तो कहेंगे भाई बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आप कुंडली चेक कीजिए ना, अगर माना किसी का मंगल ठीक है चौथे घर में है जी, और उसका एक का तो चौथे घर में आ गया और दूसरे का मंगल जाकर बैठ गया ऐसे घर में कि जहां पर दूसरे भाव में या तृतीय भाव में सुख का, जिसको 12वां भाव कहेंगे, तो एक व्यक्ति तो निभाने की कोशिश करता रहेगा, दूसरा व्यक्ति वो पिसता रहेगा। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा चलो मंगल दोष को चेक कर लेना चाहिए, लेकिन मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। जैसे राशियां होती हैं, राशियां और नक्षत्रों के बीच अंतर क्या है और क्या ग्रहों के गोचर का हमें जीवन भर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है।
जैसे नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र हैं और राशियां 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, जिसमें राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है। 12 राशियां जो हैं, हर जो हमारा पूरा चार्ट होता है ये पूरा 360 डिग्री के अराउंड पूरा एक चक्र बना है। 360 12 खाने हैं उसमें। एक भाव को कितने डिग्री का एरिया मिलता है? 30 डिग्री का। वो 30 अंश तक उसको एरिया दे दिया 12 खानों में से। अब आप काउंट कर लीजिए, 12 इंटू 30 360। तो माना मेष लग्न है, मेष लग्न आ गया तो मेष लग्न को बोल दिया भाई ये तुम्हारा स्पेस है 30 डिग्री का, आपके लिए ये फुल स्पेस दे दी। अब इसमें नक्षत्र का क्या रोल होता है? हमारे एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं जो कि 4 चरण होते हैं इनके। अब ये 3 एक राशि में जब हम 3 नक्षत्र लेंगे या 2.25 भी आते हैं तो उसमें किस तरह से इसको किया जाएगा? पहला नक्षत्र जैसे अश्विनी नक्षत्र आता है, इसको मेष राशि मिली है, तो 30 में से 13 डिग्री 20 अंश का एरिया हमें किसको दे दिया? अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी के बाद दूसरा नक्षत्र कौन सा आ गया? भरणी नक्षत्र। उसके आगे के 13-20 किसको मिल गए? भरणी नक्षत्र को। उसके आगे के जो और बचे वो किसको मिल गए? कृतिका नक्षत्र को। अच्छा। और राशि क्या हो गई हमारी? मेष। तो जो मेष राशि है ये तो हमारा आउटर पोर्शन हो गया, लेकिन जो नक्षत्र है जिस राशि में ये ग्रह पड़े हैं वो जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के भी लॉर्ड हैं। जैसे अश्विनी के लॉर्ड केतु हैं, ठीक। भरणी के लॉर्ड कौन है? शुक्र है। अब माना किसी का मंगल लग्न में ही बैठा है, मेष राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल, वो लग्न में ही बैठे हैं, तो हमें ये चेक करेंगे ये है किसके नक्षत्र में। सपोज वो केतु के नक्षत्र में है तो केतु तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी वाला पर्सन है और बहुत डेप्थ में जाने वाला पर्सन है, तो हम कहेंगे ये इंसान बाहर से तो बहुत एनर्जेटिक होगा, लेकिन एक टाइम बाद आकर इसको ये लगेगा कि अब तुझे अपने आप अंदर को पहचानना चाहिए, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है। केतु के क्वालिटी है वो पृथक करने का गुण रखता है, अलग करने का गुण होता है। अब माना मंगल भरणी नक्षत्र में हो, यानी कि 13 डिग्री अंशों से बढ़कर जो आगे के हैं उसमें अगर है तो इट मीन्स वो भरणी नक्षत्र में है। अब भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हुए, मंगल, एक मंगल हो गया, मेष राशि का स्वामी मंगल और नक्षत्र का स्वामी शुक्र। तो ये क्या करेंगे? अब मैं यही कहूंगी कि शुक्र तो खूबसूरती के कारक है, खूबसूरती, ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, म्यूजिक, डांस, ये सब क्या है? ये हमारा शुक्र है। और इधर हमारे मंगल आ गए, एनर्जेटिक आ गए, तो ये इनके अंदर दोनों चीजों का समावेश होगा। ज्योतिष में दशा का क्या महत्व है और ये कैसे काम करता है? आप इसके नाम से इसे पहचाने, दशा। इसको भगवान ने नाम दशा क्यों दिया? जैसे वर्ग चार्टों को वर्गों का नाम दे दिया, षटबल दे दिए और कुछ हो गया, लेकिन इनका नाम दशा क्यों दिया? दशा मीन्स इंसान की जो लाइफ में जो महादशाएं, जिन राशियों के स्वामियों की दशाएं महादशाएं आनी शुरू होंगी वो उस व्यक्ति की क्या दशा करेंगी, अच्छी करेंगी कि बुरी करेंगे, है ना। अब इनकी शुरुआत इन लोगों ने कहाँ से की? केतु से की। केतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के भी लेखा जोखा हमारी कुंडली से पता चल जाता है कि इस इंसान ने अपने पिछले जन्म में कौन से ग्रह, कौन से घर से रिलेटेड ऐसी चीजें की जो ये अब धरती पर आया है और इसे अब ये भुगतनी है। केतु से भगवान ने इनकी शुरुआत की। केतु 7 साल के, शुक्र इसके बाद शुक्र आ गए 20 साल की,
तो क्या 20 साल तक उसकी, अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो क्या 20 साल तक उसकी लाइफ ऐसी ही रहेगी? तो अगर उसकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो बहुत अच्छा है। अब इसकी एक डेप्थ और मैं आपको बताऊंगी। जैसे माना स्टार्टिंग हमने केतु से की, ठीक, माना किसी का केतु के साथ एक बहुत जबरदस्त, जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, केतु ना होने दे हेतु। हेतु मीन्स कभी किसी काम को पूरा करने का रास्ता जल्दी से निकल ही नहीं पाना उस व्यक्ति का। केतु ऐसा भी करता है और केतु ऐसा भी कर देता है कि बिल्कुल पॉइंट लास्ट में आकर उसको ऐसी चीज दे देगा कि उसके झंडे गड़ जाएंगे कि भाई क्या काम किया ऐसी आएगी। महादशाएं हमारे जीवन में काम ऐसे करती हैं, माना किसी को महादशा शुरू हो गई, राहु की महादशा शुरू हो गई, 18 साल की राहु की महादशा होती है। राहु की महादशा मैंने क्यों ली? क्योंकि लोगों ने अधिकतर इसको बहुत डराया हुआ है। महादशा क्यों बोलते हैं इसको? मैंने दशा तो आपको बोल दिया। हाँ, महादशा क्यों? महादशा एक लॉर्ड, फिर आती है अंतरदशा दूसरा लॉर्ड, फिर आती है प्रत्यंतर दशा तीसरा, यानी कि जो महा एक्टिव ग्रह है, अच्छा, जो सबसे बड़ा एक्टिव ग्रह है, जो सबसे बड़ी दशाओं का पीरियड लेकर आया है, वो क्या है? मैंने कहा ना जैसे राहु, तो महादशा किसकी हो गई? राहु की। अब अगर माना किसी के राहु में शुक्र का अंतर आ गया तो अंतर दशा किसकी आ गई? मतलब उसकी महादशा के पीरियड में जिसने अपना अंतर डाला, जो अच्छा या बुरा दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है, वो कौन है? शुक्र। हम कहते हैं ना यार उसकी स्थिति तो बड़ी अच्छी थी, अब उसकी स्थिति में कुछ अंतर आई, पहले से कम हो गया या ज्यादा हो गया, यही तो कहेंगे। तो हम अंतर दशा, अंतर मतलब जो अंतर ले आया उसकी दशा में, दिस इज कॉल्ड अंतर। अच्छा, तो महादशा का नाम इसलिए क्योंकि देखिए आप अभी यश हैं, आप यश हैं, लेकिन आपके जीवन चक्र को इस समय कौन सा ग्रह चला रहा है? अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, 100% या तो आपकी कुंडली में राहु एक्टिव होगा या बुध एक्टिव रहा होगा, जिसने आपको ये इस तरह से आने की एक दिया कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, आपने मेरी छवि दुनिया देखेगी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज तो महादशा आ जाती है कि भाई ठीक है राहु आ गए, अब आप सब हटिए, यहाँ अब मैं बैठ गया, अब इस व्यक्ति को कैसे चलाना है ये मैं डिसाइड कर। अब राहु की ने अपना खेल शुरू किया। अब राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, ये छाया ग्रह कहलाए हैं। लोग इनकी दृष्टियां मानते हैं, मैं इनकी दृष्टियां भी नहीं मानती, क्योंकि जब छाया ग्रह है तो दृष्टि कहाँ से आई? करेक्ट। जिस समय अब राहु जिस राशि में बैठा है, माना किसी की कन्या राशि में बैठ गया, तो वो कहाँ से डील हो रहा है? वो बुध की राशि में बैठा कहाँ है? माना किसी के 10वें घर में राहु बैठा है और वृष राशि का बैठ गया, और ये उसको राहु की महादशा आ जाए शुक्र की राशि में वृष, आप देखिएगा ये व्यक्ति अपने काम धंधे के लिए, मेटीरियलिस्टिक चीजों के लिए ये पागलों की तरह घूमता हुआ होगा। मगर इसकी सिचुएशन में अंतर कौन ले आएगा? जो अंतर दशाएं होंगी। अब हम कुंडली में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा एक लर्निंग पॉइंट आ गया। जी, सपोज माना आपकी सपोज राहु की महादशा है, जी मैंने बताया 10वें घर में है, तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि जो हमारी वो अंतर दशा आ रही है, जो अंतर लाएगी हमारी सिचुएशन में, वो कैसा करेगी? तो हमने राहु जहाँ बैठे हैं हमने उसको लग्न बना था, और माना शुक्र माना 2 नंबर में बैठे हैं आपके राहु 10वें घर में, 10 नंबर को हमने लग्न बना दिया, और शुक्र बैठे हैं आपकी अपनी कुंडली में 6ठे भाव। ठीक, तो हमने शुक्र, अगर हम 2 नंबर से शुक्र की कंडीशन काउंट करेंगे तो राशि बैठेगी हमारी मकर राशि, तो हमने शुक्र वहां बैठा दिए। तो जब हम वहां से काउंट करेंगे तो 8वें घर में शुक्र आता। तो हमें पता चाहिए कि जब इस व्यक्ति का राहु में शुक्र का पीरियड आएगा तो ये दौड़ भाग तो कराएगा, ये चीजों की गहराइयों में भी बहुत जाएगा,
लेकिन अष्टम में बड़ा है तो इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी ये भले ही हो रहा है, जबकि राहु के बारे में भी एक कहावत है, राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में। अच्छा है, ये कहा गया है। इस तरह से हम महादशाओं को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ही शुक्र का पीरियड निकल जाएगा, शुक्र के बाद सूर्य का पीरियड आ जाएगा। अब भले ही राहु और सूर्य में मित्रता नहीं है, लेकिन अगर किसी ऐसे भाव में राहु से सूर्य बैठ गया, तो सपोज माना पंचम आपके 9th हाउस में पड़ गया, तो वो जरूर कहीं ना कहीं आपको ब्लेस्ड कराएगा ही कराएगा। आपको कोई ना कोई एक अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। तो हम महादशाओं को इस तरह से काउंट करते हैं। महादशा क्यों कही गई, अंतर नाम क्यों दिया गया, ये दोनों चीजों का मैंने आपको रीजन बताया कि जो हमारी दशाओं में अंतर ले आए वो अंतरदशा है। वो अंतरदशा, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, आती है कुछ समय के लिए ही है, लेकिन ये सच है। जैसे कुंडली होती है, तो कुंडली में हाउस या भाव का क्या मतलब है और वो जीवन के किन पहलुओं से दर्शित होते हैं? देखिए यश जी, मैंने आपको जो हम स्टार्टिंग में कुंडली के बारे में बता रहे थे, तो मैंने आपको बताया था लग्न होता है ना। लग्न हमारा फर्स्ट हाउस होता है। थोड़ा व्यूअर्स के लिए ये भी थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, अब इसका मतलब भी बता दीजिए कि हाँ, हाउस का मतलब क्या? हाउस मीन्स भाव, है ना। हाउ मीन्स भाव, और भाव का मतलब, इसको हाउस को भाव का नाम क्यों दिया? भाव का मतलब तो सभी समझते हैं कि हम भावना, भाव ने, हाँ भावना भी कह सकते हैं कि ये लग्न है, हम इसे किस भाव से देख रहे हैं, हमने इसे किस, हम हमारा क्या भाव है इसे देखने का। ये ऊपर सामने ब्लॉक बना है, फर्स्ट हाउस है, पहला प्रथम भाव है। तो भाव क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें हैं, हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं। तो लग्न को हमारा नजरिया, आप आ गए, आपका शरीर आ गया, आपका पूरा व्यक्तित्व आ गया उसके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी आ गई उसके अंदर। तो भाव को हम ऐसे देखते हैं। ऐसे ही द्वितीय भाव भी सेकंड हाउस, इससे हम व्यक्ति का कुल, कुटुंब, वाणी, खाना पीना, उसका बैंक बैलेंस, हम इन चीजों से, बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ से, हम इस यहाँ से देखते हैं। थर्ड हाउस वैसे छोटे भाई बहनों का होता है, थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव। यहाँ से हम भाई बहनों का देखते हैं, इंसान के पराक्रम का देखते हैं, हिम्मत का देखते हैं, उसकी मेहनत। फोर्थ हाउस सुख का भाव, भूमि, भवन, वाहन, मदर, इनको कहा गया है। पांचवा घर आपका होता है संतान का भाव, आपकी एजुकेशन का भाव, आपकी स्किल्स का भाव, और आपकी फैब चल रहा है, 14 फैब अभी गई है, आपके लव का हाउस भी यही होता है जी। और शेयर मार्केट इससे देखा होता है। 6th हाउस में 3 सबसे बड़े चीजें कही गई हैं, रोग, ऋण, रिपु, यानी कि रोग भी, कर्जा भी, शत्रु भी, मामा मामी, बहुत सारी चीजें हैं जो छठे घर से, सेवा भी यहीं से देखते हैं। और इंसान के तपस्या करना, कब करना, वो भी इसी हाउस से इस हाउस से देखते हैं। 7th हाउस हमारे स्पाउस का हाउस हो गया, हमारे बिजनेस के लिए भी हो गया, हमारे पार्टनर का हाउस हो गया, क्योंकि लग्न से ठीक 7वां घर है। 7वां घर यानी कि मैं और आप बैठे हैं, मैं लग्न हो गई, ये 7 जो मेरे सामने है जी, तो वो चीज हो गई। स्पाउस का हाउस हो गया। ये भी हम कितना अपने आप को, हम जिसको कहेंगे कि हमारे अंदर अपने आप को साधने की क्षमता कितनी है, ये भी हमें 7वां घर बताता है। 8वां घर वैसे तो इसे मृत्यु भाव कहा जाता है, लेकिन बड़ा गजब का हाउस है। इसको बिल्कुल ये कहा गया कि ये बिल्कुल गुप्त अंधेरा है जी। और इस हाउस के अंदर जितनी भी
चीजें कही गई हैं, उनको ये कहा जाता है कि अरे अष्टम में पड़ा है, इसका तो फल खराब होगा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कुछ चीजें खराब भी करता है, अड़चनों का भी भाव है, ये अचानक उपलब्धियों देने का भी भाव है। तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में स्टार्स कैसे पड़े हुए हैं, कैसे स्टार्स हैं। नवम भाव जो मेरा बहुत ही फेवरेट हाउस है, 9th हाउस, मोस्ट हाईली एजुकेशन, हाईली स्पिरिचुअलिटी, इसको आप ये कह लो, या आपके फादर का, आपके गुरु का, इनका भी हाउस यही है। और जिन लोगों की दूसरी शादियां होती हैं उनके लिए भी यही हाउस बना है। अच्छा, उसको भी हम 9th हाउस से ही चेक करते हैं। 10th हाउस आपके कर्म का हाउस, आपके काम का हाउस, और सबसे एक फिर आ जाता है आपका 11th हाउस यानी कि एकादश भाव, आपके आय का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन का हाउस, आपके यारों दोस्तों का हाउस, आपका सामाजिक स्तर का हाउस, और लास्ट जो आता है वो आता है 12th हाउस, जिसको हम व्यय भाव कहते हैं। व्यय मीन्स निकल गई कोई चीज, इसको हम मोक्ष का द्वार घर भी कहते हैं, ऐसा नहीं है, अभी इसे मोक्ष का घर भी कहते हैं। और इसी में ये एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें हम 12th, आपका विदेश का भाव, जेल जाने के का भी, ये सब चीजें हम यहीं से ही। ये तो हो गई हमारे सब भावों की, 12 घरों की। अब ऋषि पाराशर जी ने इन भावों में भी कैटेगरीज बना दी। मेन बना दिया केंद्र, लग्न भाव, 14वां भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये हमारे केंद्र, इनको नाम दे दिया उन्होंने, ये हमारे केंद्र के भाव। फिर आ गया त्रिकोण के भाव, लग्न, 5वां घर, 9वां घर, ये इनको धर्म के भाव भी कहा गया जी। इस घर में बैठे हुए जितने भी ग्रह होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं करते, आपके लिए अच्छा ही करेंगे। फिर उन्होंने नाम दिया त्रिषडाय, त्रिषड आय, त्रि यानी के तीसरा, षड यानी के छठा, आय यानी के 11वां। क्या ये तीन इनको त्रिषडाय में बांटा। अब इनके क्या क्या सब कैलकुलेशन है वो थोड़ी अलग है। और एक बनाए उन्होंने त्रिक भाव, जिनको हमेशा नेगेटिव दिया जाता है, 6ठा, 8वां, 12। ये पूरी कुंडलियों की, एक कुंडली के इतने भावों की के डिविजन्स हैं जो उन्होंने डिफरेंट तरीके से कर दिए। कहा गया जिसका केंद्र मजबूत वो व्यक्ति मजबूत, जिसके सारे ग्रह छठे में पड़े हों, अरे यार ये तो या तो बीमार रहेगा, ये रहेगा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति जिंदगी में अगर कुछ करने की ठान ले तो वो करके भी दिखा देगा, बस उसको सही रास्ता, सही दिशा चाहिए होगी। क्या हमें थोड़ा बता सकते हैं कि आस्पेक्ट या दृष्टि क्या होती है? हाँ जी बिल्कुल, हर ग्रह की, जैसे एक व्यक्ति की सामने देखने की नजर, टेढ़ा देखेगा इधर दे, हर ग्रह की अपनी दृष्टियां हैं। लेकिन ऋषि पाराशर जी ने जो स्पेशल दृष्टियां दी हैं वो 9 ग्रहों को, क्योंकि मैं दोनों को तो राहु और केतु की दृष्टियां मैं काउंट नहीं करती हूँ बेसिकली, लेकिन हाँ उनकी दृष्टियां जो बाकी के 7 ग्रह हैं उनकी दृष्टियां, सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों को दे दी, 7वीं दृष्टि जो नजर जा रही है बृहस्पति को दी इन्होंने एक्स्ट्रा 2, और वो कौन सी, बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से 5वीं और जहां बैठे हैं वहां से 9वीं। फिर शनि की हो गई, शनि की 7वीं तो है ही, मगर इसको भी 2 स्पेशल दृष्टि और दी। वो कौन सी, एक तो 3वीं जहां बैठे हैं वहां से 3रे घर को, और जहां बैठे हैं वहां से 10वें घर को जी। ऐसे ही मंगल को दी, जहां बैठे हैं वहां से 4थे घर को, जहां बैठे हैं वहां से 7वें घर को, और जहां बैठे हैं वहां से 8वें घर को। अब इन दृष्टियों का क्या प्रभाव होता? सपोज माना आप कहीं किसी के घर गए और आप वहां पर बैठे हुए हैं, आपने सामने देखा और आपने देखा अरे यार सामने मेरा दोस्त खड़ा है, तो आप खुश हो जाएंगे, हाय हेलो होगी और कैसे ये सब।
बिहेवियर अच्छा हुआ, आपकी नजर गई, माहौल अच्छा बना। वही अगर आपका कोई ऐसा पर्सन खड़ा हो जिससे कि आपसे बनती ना हो, हाय हेलो भी करने का मन ना करता हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी नजर देख हटा ले। तो दृष्टियों के प्रभाव को ऐसे ही काउंट करना चाहिए कि अगर किसी ग्रह की अपने से 7वीं दृष्टि, स्पेशली सूर्य चंद्रमा को लोगी इसमें मैं 7वीं दृष्टि सामने वाले घर पे अगर उनकी मित्र की राशि, मित्र का ग्रह, मूल त्रिकोण राशि ये सब पढ़ रही हो, तो रिजल्ट उस घर के जहां ग्रह बैठा है वहां से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। और जो ग्रह जैसे शनि हो गया, शनि के बारे में एक कहा गया है, पराशर जी ने कहा कि शनि जहां देखते हैं उस घर को खराब करते हैं। इसको भी समझने का एक फैक्टर है, इसको भी समझना है कि शनि के मित्र की घर की अगर राशि होगी तो वहां वो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर उनके शत्रु की, सपोज माना लग्न में शनि बैठे हैं किसी और तीसरे घर पर उनकी दृष्टि है और तीसरे घर पर राशि आ गई, आप समझिए मिथुन की राशि है ये, अगर लग्न में इसमें है तो भले ही शनि नीच के हैं लग्न में, लेकिन जब वो तीसरी नजर अपने तृतीय घर पर डालेंगे तो वो उसके मित्र का घर है। और कहीं अगर कोई मित्र ग्रह भी बैठ जाए तो कहने क्या, तो वो घर खराब तो नहीं हुआ ना। अच्छा, अब लग्न में शनि बैठे हैं, 7वीं दृष्टि उनकी 7वें घर पर जाएगी, यानी कि 7म भाव पर, उसके स्पाउस के भाव पर। स्पाउस का हाउस हो गया लग्न से, शुक्र का घर हो गया उसके, तो क्या वो घर बिगाड़ेगा? नहीं। हाँ, अगर वहां कहीं सूर्य बैठे हो, वहां मंगल बैठे हो, इस तरह के कोई क्रूर ग्रह बैठे हो, तो विवाह संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो खराब करेगा। तो इसी तरह से दृष्टियां काउंट की जा सकती हैं। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि सबसे श्रेष्ठ बताई गई है बृहस्पति की। उसका रीजन है काल पुरुष की कुंडली होती है, जिससे चक्र बनना शुरू हुआ, वो नंबर 1 से शुरू होकर पूरा काल पुरुष की कुंडली बताई गई है। उस काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 9वां घर प्राप्त है। 9 नंबर की राशि बृहस्पति की राशि है, वो 9वें ही घर में पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में। देवताओं के गुरु हैं और वो 9वें घर में स्पिरिचुअल, मतलब एक धर्म भाव में, एक स्पिरिचुअलिटी के हाउस में जाकर अगर बैठ जाए तो वो क्या करेगी? तो 9वीं दृष्टि इनकी बहुत, वैसे तो बृहस्पति की जहां भी दृष्टि जाए, कहते हैं बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, जहां भी दृष्टि डालेंगे वहां वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। ये चीजें दृष्टियों के बारे में कही गई है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर माना हम इनको ढंग से नहीं समझते हैं, हम ढंग से काम नहीं करते हैं, बस हमने देखा कि अरे शनि की दृष्टि तो 10वें घर पर है, बस इसका तो घर खराब ही हो गया, समझो कर्म से तो ये गया। गलत, बिल्कुल गलत। इसीलिए ज्योतिष को भगवान विष्णु की आंखें बताएंगे। मार्गदर्शन बिल्कुल करेक्ट और सही होना चाहिए। अगर कोई ज्योतिषी आपको कहे कि भाई कोई ज्योतिषी छोड़िए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते में आपको मिलकर कहे कि अरे यश आप उस रास्ते से मत जाना, वहां पर यार बड़ी भीड़ लगी है, कुछ हो गया, आप तब भी जाओगे, तो गलती किसकी है? आपकी है ना। लेकिन अगर आपने सुनकर रास्ता बदल लिया तो आप कल कोई न्यूज सुनने को आ गई, आपको कि यार वो व्यक्ति मिला था, बड़ी अच्छी सलाह दे गया, अच्छा हुआ यार मैं उस रास्ते पर है ना। जैसे हम काफी जो हम बात करते हैं, लोग बैठे हुए भी होते हैं, कभी कभार हम बोल देते हैं कि इसका शनि काफी भारी है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? और अगर जब ये हम बोलते हैं कि इसका शनि भारी है, उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, शनि कभी किसी पर भारी नहीं होते, कभी किसी को खराब करने नहीं आते, क्योंकि कर्म के देवता हैं, दंड अधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं। आपने अधिकतर शनि को हमेशा लोगों ने एक जगह बड़ा गलत कैलकुलेट किया है।
अगर शनि केतु के साथ बैठ जाए तो कहेंगे अरे भाई इसका तो जिंदगी चौपट है, शनि केतु बैठ गए। हाँ। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, केतु भी और शनि भी। लेकिन जिंदगी चौपट उसकी कैसे हुई ये नहीं समझता कोई। जिंदगी चौपट नहीं हुई। केतु आया, पिछले जन्मों का हिसाब किताब पूरा बही खाता लेकर खड़ा हो गया शनि के साथ। केतु और राहु में खूबी क्या होती है, मैं थोड़ा सा हटकर बता रही हूँ कि ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उनके गुणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने। तो शनि खड़े हैं, केतु भी खड़े हैं। शनि ने कहा भाई बोल। केतु महाराज कहेंगे जी मैं तो इस व्यक्ति ने ये कर्म किए हैं, ये इसका लेखा जोखा है, चलो ठीक है, इसने ऐसे कर्म किए थे, ये सजा सुनाओ इसे। लेकिन अगर ये युति, वही मैंने कहा कि भगवान जिस तरह से जन्म देते हैं, जिन ग्रह नक्षत्रों में देते हैं, वो आपके पिछले कर्मों के हिसाब से। यहाँ मैं 2 एग्जाम्पल दूं, ये थोड़े छोटे। बिल्कुल। प्रहलाद जो थे, प्रहलाद का नाम सबने सुना है। जी। प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त कर लिया था बहुत छोटी सी उम्र में। तो सबको लगा भाई नरसिंह अवतार ले लिया भगवान ने प्रहलाद के लिए। तो जो ऋषिगण बहुत टाइम से तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, उन्होंने जाकर कहा कि प्रभु एक जरा से बालक ने आपको इतनी जल्दी प्राप्त कर लिया, हम तुम्हारी तो जिंदगियां बीत गई। भगवान ने उनको अब उनके सामने काफी सारी अस्थियों के ढेर दिखाए। तो उन्होंने कहा ये क्या प्रभु, कि ये जितने अस्थियों के ढेर हैं ये सब प्रहलाद के हैं। इतने जन्मों में ये मेरा नाम लेते लेते ढेर हो गया, तब आकर इसे मैं प्राप्त हुआ। कर्म। सेकंड एक और एग्जाम्पल, तो जिस समय विष्णु पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो वहां पर कृष्ण भगवान पहुंचे। मानते तो थे ही कृष्ण भगवान विष्णु पितामह को, वो पहुंचे तो विष्णु पितामह ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मेरे ऐसा कौन सा काम किया जो मैं इस बाणों की शैया पर लेटा हो रहा हूँ। भगवान ने कहा पितामह आप मेरे साथ 100 जन्म पीछे चलिए। तो वहां उन्होंने क्या देखा कि जैसे उन्होंने तीर चलाया, गलती से वो तीर एक सांप को लगा और वो सांप जाकर झाड़ियों में गिर गया और उसको कांटे कांटे पूरे शरीर में चुभ गए उसके। कि देखा पितामह आपने ये कर्म किया था। तो उन्होंने कहा कि तो मुझे अब 100 जन्म पहले का मुझे अब क्यों मिल रहा है, कि क्योंकि आपके पुण्य इतने अच्छे थे, आपके पुण्य इतने थे कि ये पाप आपका उदय नहीं हो पा रहा था। अब आपसे गलती हुई, भरी सभा में द्रौपदी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको आपने देखा, ये आपसे पाप हुआ, तो आपका पाप उदय हो गया, आप बाणों की शैया पर आ गए। तो इसी तरह से ये शनि केतु खड़े हो गए कि बोल भाई अब इसके लिए ये राशि दो। अब माना नीच के शनि है, केतु साथ में है, तो इट मीन्स इस इंसान ने अपने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म तो करे ही नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर आया है। तो इसलिए शनि को भारी इस तरह से कहा जाता है, या कह देंगे शनि की ढैया शुरू हो गई, शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई। इस चीज से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, डरती इसके नहीं हूँ क्योंकि प्लैनेट्स हैं, हमारे घर के सामने 10 लोग जाते हैं तो 10 के 10 लोगों को हम हाय हेलो नहीं करते, जो हमें जानने वाला होगा, आने वाला होगा, हम उसी से हाय हेलो करते। तो अगर मेरी कुंडली में शनि का पीरियड नहीं है तो वो कहीं भी मूवमेंट करे, डरने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, प्लैनेट्स का काम है। चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा के जो गोचर होते हैं हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं? देखो यश, इसको चंद्रमा को मैंने बताया जैसे आपको पहले भी कि चंद्रमा मन का कारक है ना, हमारी मानसिकता। लग्न हम हो गए, हमारा शरीर हो गया, चंद्रमा हमारा मन हो गया और सूर्य हमारी आत्मा हो गई। यहाँ मैं आपके एक साथ 2 क्यूरीज आपकी क्लियर कर देती हूँ। लग्न चंद्र सूर्य, ठीक। चंद्रमा का सबसे पहले जवाब कि चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा
अगर अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो इंसान बड़े खड़े दिल वाला और बड़ा एनर्जेटिक तो नहीं कहूंगी, लेकिन मानसिक स्थिति उसकी बड़ी स्ट्रांग होगी। चंद्रमा की अगर कुंडली में पोजीशन अच्छी है तो। वहीं अगर चंद्रमा की पोजीशन क्षीण है, अब हम क्षीण कहाँ से काउंट करते हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं। इसमें जो कृष्ण पक्ष है अष्टमी से लेकर और अमावस्या तक का चंद्रमा क्षीण चंद्रमा माना गया है। तो ऐसी पोजीशन में चंद्रमा की पोजीशन अगर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से, ये नहीं कहूंगी कि वो खराब होगा, मानसिक रूप से खराब नहीं होगा, लेकिन उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम होगी। वो डिसीजंस बहुत एकदम से नहीं ले पाएगा। उसे कोई ना कोई सहारा चाहिए उससे, कि कोई मुझे ये कह दे कि तुम ये कर सकते हो, ओके मैं कर लूं। लेकिन अगर उसको को भाई आप सेल्फ डिसीजन लो तो वो नहीं ले सकता। अब इस पर गोचर की कंडीशन आ जाएगा कि इस पे गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गोचर में हम सबसे ज्यादा शनि ही लोग काउंट करते हैं, शनि की ढैया, क्योंकि शनि 2.5 साल के लिए एक राशि में बैठते हैं। अच्छा, इसलिए इनको सबसे ज्यादा पॉइंट किया जाता है कि भाई शनि हो गए, राहु केतु हो गए आपके, और आपके बृहस्पति हो गए, बृहस्पति साल भर बैठते हैं, 1.5 साल आपके राहु केतु बैठते हैं, लेकिन सबसे लंबे शनि बैठते हैं। अब शनि अगर चंद्रमा से 12वें है, चंद्रमा से 12वें शनि है, तो ये कहीं ना कहीं ये काउंट करना लोग शुरू कर देते हैं कि अरे इसके जो कंडीशन है यार, ये टेंशन में रहने लगा, इसे कोई ना कोई टेंशन बनाकर या टेंशन ही घेरने लगती, यानी कि उसके मन पर दुविधाओं का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। ये चंद्रमा के गोचर से ऐसे काउंट किया जाता है। लेकिन गोचर का मूवमेंट, अब हमारी कुंडली में कौन सा गोचर एक्टिव है, जैसे मैंने अभी कहा कि शनि के किसी के शनि 12वें चल रहे हैं, चंद्रमा से 12वें हैं, उसको कहा कि आपको 7.5 है। लेकिन हम ये कहेंगे कि कैसे है 7.5, आप उसकी ग्रह तो उठाकर देखिए। अब हमने कुंडली उठाई, कुंडली में देखा कि इसको बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति में सूर्य का अंतर है, सूर्य में बुध का अंतर है, बुध में शनि तो कहीं नहीं है, तो वो हम कहाँ करेगा। तो अगर ऐसे हर एक की कुंडली में एक एक प्लेनेट कोई ना कोई नेगेटिव होकर बैठा है, तो हमें तो सारे प्लेनेट को हटा देना चाहिए। हटा नहीं जा सकते ना, ये सड़क है, उस पर से सबको गुजरना है। कौन हानि लेकर आ रहा है, कौन लाभ लेकर आ रहा है, ये ग्रहों का मतलब गोचर एक अपने आप में ना यश एक बहुत अच्छा और बेहद ब्रॉड जी टॉपिक है जी। इसको अगर हम डिस्कस करने बैठे हैं तो लग्न और चंद्रमा क्योंकि मन हो गया, लग्न हम हो गए, सूर्य हो गई हमारी आत्मा। अब हम ये देखेंगे चंद्रमा से सूर्य कहाँ है जो इसको इतना तो बल दे कि ये अपने आप में स्ट्रांग हो सके। अगर माना किसी के चंद्रमा से सूर्य ऐसे घर में आकर बैठ जाए, सपोज अमावस्या का दिन है, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए, गोचर सब सूर्य का साथ में है चंद्रमा के, तो लोग तो कहेंगे यार अमावस्या हो, ये तो अमावस्या हो गई, अमावस्या रे चंद्रमा ही नहीं दिखते इस दिन तो, है ना। तो क्या होगा, अंबानी जी की कुंडली में सूर्य चंद्र का योग है और अंबानी जी आज कहाँ है, अमावस्या दर्जन में। अच्छा, तो वहां हम क्या देखेंगे कि सूर्य कौन सी राशि में है, चंद्रमा कौन सी राशि में है, ये दोनों, क्योंकि सूर्य कंप्लीट प्रेशर उसको ये संभाल के रखता है कि तू मानसिक रूप से हर्ट मत हो, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तो वो भले ही थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, मगर कोई ना कोई पावर उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पिता के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी, क्योंकि सूर्य पिता की भी कारक है, बड़े भाई के रूप में। किस प्रकार का योग व्यक्ति की कुंडली में विशेष सफलता और समृद्धि का संकेत देता है? देखो यश, बहुत सारे योग हैं हमारी कुंडलियों में, हजारों योग हैं, राजयोग हैं, विपरीत राजयोग हैं,
बहुत अच्छे अच्छे ऐसे योग का वर्णन किया गया है पराशर जी ने जो किया है। उसके बाद और भी काफी सारे जो हमारे गुरु हुए हैं उन्होंने भी काफी योग दिए। लेकिन माना किसी की कुंडली को देखकर आपने ये जज कर लिया क्या आपकी कुंडली में तो भाई राजयोग है, ठीक है, और वो राजयोग ठीक है वो मान कर बैठ गए हमारी कुंडली में तो राजयोग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या वो राजयोग और कंडीशन उसकी राजयोग वाली नहीं है? तो कैसे नहीं है? कुंडली तो बता रही है कि राजयोग है, क्योंकि उन योगों का पीरियड वही महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है। जब तक उस योग को एक्टिव नहीं करती तब तक वो सुख समृद्धि जो आप कह रहे हैं वो योग हमें वो चीजें नहीं दे सकती। इसमें एक एग्जांपल दूंगी मैं। जैसे माना 9th हाउस को हम बहुत अच्छा हाउस मानते हैं, मेरा तो बहुत फेवरेट हाउस जी। 9th हाउस का लॉर्ड माना जाकर 10th हाउस में बैठ जाए जो उससे अगला हाउस जी। तो हम इसको बहुत अच्छा राजयोग मानते हैं। या केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाए, 5th हाउस का कोई भी लॉर्ड केंद्र में कहीं भी जाकर बैठ जाए तो हम इसे राजयोग कहेंगे। अब माना किसी को पूरी जिंदगी उन ग्रहों की दशा ही नहीं आई, क्योंकि 120 साल में बढ़ा हुआ है हमारा महादशाओं का पूरा जो सीक्वेंस है, ये पूरी 120 साल में बढ़ी जी। अगर माना उस ग्रह की माना बृहस्पति बैठ गए 9th हाउस में और बृहस्पति के लॉर्ड माना शुक्र है वो 10th हाउस में बैठ गए, अब ना तो मुझे बृहस्पति की महादशा आई तो वो बचपन में होकर निकल गई, या मेरी बिल्कुल आ रही है 70-80 साल में जाके, और शुक्र की महादशा वो तो मुझे प्राप्ति नहीं हुई, तो इस राजयोग ये एक्टिव कहाँ से हो? एक्टिव नहीं हो सकता। ये मुझे मेरी हायर एजुकेशन भी अपने पीरियड में ही दिलाएगा, उससे हटकर नहीं दिला सकता जी। तो जितने भी योग हैं ये कभी किसी की कुंडली को देखकर ये खुश होने वाली कंडीशन नहीं होती कि भाई कुंडली में राजयोग है तो राज करेगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आपको वो तभी तो मैंने कहा भगवान ने वो नक्षत्र तय करके भेजा आपको कि आपको अब क्या दशा मिलनी है, फिर आगे इसकी क्या दशा होगी। हमने तो भी जन्म ही लिया, रचना तो उसने पहले ही कर दी। जी जी। उसने पहले ही रचना कर दी कि तुझे ये करना है। और मैं खुद के बारे में बताऊं, मैं बायो की स्टूडेंट थी जी। जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे लॉस की फैमिली के गुरु जिनको जीतते हैं, वो एक दिन आए हुए थे, उन्होंने कुंडली देखी, उन्होंने कह दिया कि हम तो आकांक्षा को जन्म पत्री सिखाएंगे। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट वैसे था लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस तरह से नहीं था कि मैं इतना डेप्थ में जाऊं। ग्रहों के विशेष स्थिति, उच्च नीच, अस्त आदि का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हर ग्रह की एक अपनी डिग्री होती है जिस पर वो उच्च होते हैं। जैसे सूर्य हो गए, सूर्य की अपनी एक डिग्री है जिसमें वो उच्च के होती। सूर्य अपनी मेष राशि में उच्च के बताए गए हैं, चंद्रमा वृष राशि में उच्च के बताए गए हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के बताए गए हैं, बुध कन्या राशि में उच्च के बताए गए हैं। इसी तरह से हर ग्रह की अपनी उच्च और नीच राशियां हैं और उनकी एक पर्टिकुलर डिग्री। जब भी हम इन स्थितियों को गिनते हैं, हम लोगों के दिमाग में एक बड़ा ये पॉइंट बना रहता है कि भाई वाह वाह उच्च के ग्रह हैं, बहुत बढ़िया है, उच्च के हैं। लेकिन नीच के ग्रह भी कभी कभी आपको वो दे जाते हैं जो आपको उच्च के ग्रह भी नहीं देख कर जा सकती। जी जी। सपोज माना किसी की कुंडली में नीच के सूर्य बैठ गए, कहाँ? छठे भाव में बैठ गए, कहने के लिए नीच के सूर्य हैं जी। लेकिन उनकी अच्छा कोई भी ग्रह जिस घर में जिस घर में उच्च का है उससे ठीक 7वीं राशि में वो नीच का हो जाता है, मतलब उसके सामने रहने। जी जी। तो सूर्य मेष यानी कि 1 नंबर में उच्च के हो गए तो 7 नंबर में नीच के हो जाएंगे। अब किसी के नीच के सूर्य हैं
नीच के सूर्य बैठ गए, सब सपोज माना नीच के सूर्य किसी के चतुर्थ भाव में बैठ गए, तो हम कुंडली देखकर क्या कहेंगे, भाई ये तो गया, इसके तो घर में ये कलेश पड़े हुए रहेंगे, चौथे घर में इसके तो ये ठीक है। लेकिन उस सूर्य की दृष्टि अपने 10वें घर पर उच्च की भी जा रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट भी देगा। उच्च का ग्रह हमेशा, उच्च का मतलब होता है अपनी इतनी ऐसी कंडीशन में होना ग्रह का जहां वो अपने आप को बहुत हाई लेवल पर फील करता है। लेकिन अगर माना किसी व्यक्ति को आप हाई लेवल पर पहुंचा दो तो वो अपने आप में एक डिसिप्लिन में तो रहेगा ना। अब माना कोई आपके सामने कोई डीजीपी आईजी आ जाए तो उनके अपने कुछ नियम है ना रहने के, लेकिन अगर वो उच्चता के अलावा, सब कहते हैं उच्च का ग्रह बहुत अच्छा, मैं कहूंगी सबसे अच्छा ग्रह अपनी राशि और अपने मित्र की राशि में होगा। रीजन क्यों? अगर वो अपने घर में है तो वो रिलैक्स होगा, वो जो चाहे करेगा जी। मित्र के घर में होगा वहां भी वो पूरा चिल आउट करेगा, कभी उसका फ्रिज खोल लेगा, कहेगा चल यार तू छोड़ा, मैं कर रहा हूँ, मर्जी चलाएगा। लेकिन अगर वो उच्च का है तो उसको रिस्ट्रिक्शंस में रहना होगा, उसको कहीं ना कहीं अपनी एक हद में होना होगा। उच्च का तो हो गया लेकिन उसके साथ उसके नियम भी याद होंगे जी। ऐसे ही अब नीच के ग्रह पर आ जाओ, एक कलयुग है, कलयुग पे नीच के ग्रह प्रभावी हैं वैसे सबसे ज्यादा। नीच का ग्रह, नीच का ग्रह क्या करेगा? वो नीच को तो कोई दो किसी तरह की कोई उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तुम बैठकर तुम दारू पियो, नशेबाजी करो, तुम कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर नीच का ग्रह है तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक दृष्टि, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था पोजीशन से ज्यादा दृष्टि काम करती है, लेकिन अगर ठीक सामने उसका घर है और वो उसका उच्च का है तो वो उसको दृष्टि तो सही देगा। भगवान राम की कुंडली में कर्क लग्न, उच्च के बृहस्पति लग्न में बैठे हैं जी, 7वें घर पर उनकी नीच की दृष्टि, पत्नी सुख मिला उनको? नहीं मिला। जबकि सामने उच्च के मंगल थे, मित्र बैठे हुए थे, लेकिन तब भी पत्नी सुख नहीं मिला, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। चक्रवर्ती राजा हुए, वो सब कुछ हुए, मगर पत्नी से प्रेम भी रहा, एक पत्नी व्रत पर भी रहे, लेकिन पत्नी सुख नहीं था जी। तो ये हाई और नीच की कंडीशन है। भगवान कृष्ण देखिए, सूर्य के जो ग्रह सूर्य है, सूर्य के जो अवतार हैं वो राम है, चंद्र के जो अवतार हैं वो कृष्ण हैं, और जो राहु के अवतार हैं वो वराह हैं। जो भगवान के जितने अवतार हैं उन्होंने हर एक ग्रह को लेकर उन्होंने अवतार लिया। चंद्रमा है, चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ में, वो भी रोहिणी नक्षत्र में, भगवान कृष्ण ने उसमें जन्म लिया। भगवान के अंदर सारे चीजें 16 कलाओं से निपुण थे भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण के वंश के बारे में आप सभी जानते हैं कि लास्ट में आकर कुशा होती है, आपने देखा होगा कुशा का आसन बना जी जी, उसके पेड़ होते हैं जी, आपस में वो एक दूसरे को मारकर उनके पुत्र आपस में इसी तरह से गए। जबकि ये भी बात है कि गंधारी ने उनको श्राप दिया था इस चीज का कि आपका भी जैसे मेरा वंश खत्म हुआ आपका भी वंश खत्म हो, वो कुछ श्राप था। लेकिन उच्च के चंद्रमा हुए, शुक्र की राशि में हुआ, भगवान नृत्य में हर चीज में निपुण थे। लेकिन उच्च के उस चंद्रमा की नीच की दृष्टि कहाँ थी? मामा कंस हुआ। अच्छा, मामा कंस थे जो उसे उनको खुद ही चाहते थे कि ये ना रहे। तो हर उच्च के ग्रह, अगर उच्च का ग्रह है तो उसकी हमेशा 7वीं दृष्टि नीच की जाएगी और वो उतनी पॉजिटिव नहीं होगी। नीच का बृहस्पति अगर 7th भाव में है तो लग्न को वो अपनी उच्च की दृष्टि से देखेगा। वो कहेगा कि माना आप किसी ऑफिसर को वो बाहर ले जाकर ड्रिंक करा दो और उसको पूरी
नशे पूरा नशे नुशे आप करा दो, करेक्ट। तो जैसे ही उसकी अपनी सीट पर जाने की बात होगी ना, वो फिर भी अपनी टाइम है ठीक कर कर कहेगा अरे भाई मुझे अपनी सीट पे जाना है। क्यों? क्योंकि वो उसकी हाई सीट है। जी, तो यही कंडीशन ग्रहों की ग्रहों की होती है। आकांक्षा जी, जाने से पहले कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को, ताकि अपने ग्रह की ठीक रहें, अच्छे कर्म करें, या कैसे वो कर सकते हैं? ब्रीफ में कुछ छोटा सा एडवाइस। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, हर इंसान की महादशाएं चलती हैं अंतर प्रत्यंतर। 2-3 महीने में किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली जरूर मैच करवाइए। अच्छा, मैच मीन्स चेक करवाइए, जरूर करवाइएगा। कभी कोई ग्रह ऐसा वैसा जा रहा हो, और कभी किसी आजकल एक बड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ भाई मैं इस फील्ड में हूँ तो यंगस्टर्स भी बहुत करते हैं, और आजकल एक बड़ा नया वर्ड सुनने में आया तो मेरे कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से दूर चली गई तो क्या मैं लव स्पेल करूं? अच्छा, वो ब्लैक मैजिक अच्छा है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे बड़ी चीज कि इन चीजों में बिल्कुल मत पड़े जी, क्योंकि जिस चीज को जबरदस्ती लिया जाता है वो बड़े विस्फोट के साथ हमारे से अलग होती है। जी, दूसरी चीज यही कहूंगी कि हमेशा अपने पिता की सेवा करेंगे तो सूर्य अच्छा होगा, जी, माँ की सेवा करेंगे तो चंद्र अच्छा होगा। मंगल ठीक रखना चाहें तो अपने भाइयों की, अपने बड़े भाइयों की, इनकी तरफ ध्यान दें। फिर आ जाता है हमारा बृहस्पति, कभी अपने गुरु का अनादर ना करें। हर ग्रह के एक कारक तत्व हैं, उन कारक तत्वों से हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह ही उठकर उन्होंने नियम बनाया हुआ था, माँ बाप के पैर छू। सोते उठते बच्चों ने अपना, उस टाइम के बच्चों ने अपना सूर्य चंद्रमा में ही ठीक कर लिया। शुक्र है, शुक्र अपना ठीक रखें, अपने घर की माँ बहनों से, पत्नी से दुर्व्यवहार ना करें। अपने ग्रहों को हम छोटी छोटी चीजों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन और किसी भी फील्ड में जाने से पहले अगर कोई डिसीजन लेना हो तो अपनी कुंडली एनालाइज जरूर कर जी, आपको वो फील्ड सूट करती है या नहीं करती। थैंक यू सो मच, आप अपने बिजी स्केड्यूल से आप टाइम निकाल के आए, सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि हम दोबारा एक बार फिर से बैठे जब भी आप फ्री हो। बिल्कुल, आने की बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, इतना पोलाइटली आपने सारे क्वेश्चंस के लेकिन बड़े स्मार्टली लिए। ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन विद मिस आकांक्षा गौतम। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है। आपको, आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी।